नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के वार से बौखलाई बीजेपी के, संसद में मचे सियासी घमासान की, बात करेंगे उद्धव शिंदे विवाद में आए नए मोड़ की, तेजस्वी यादव के आगे झुकी सीबीआई की, जानेंगे क्यों कर्नाटक की सत्ता से बीजेपी की दिख रही है विदाई, क्यों महबूबा मुफ्ती को मंदिर जाने पर देनी पड़ी सफाई, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी किसानों के हल्ला बोल से बैकफुट पर आई शिंदे सरकार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता और सीएम केसीआर की बेटी के कविता आज ईडी के सामने नहीं हुई पेश। ईडी शनिवार को कर चुकी है 9 घंटे तक पूछताछ। त्रिपुरा में सरकार के गठन के 10 दिन के अंदर सत्ताधारी दल के विधायक का इस्तीफा। बीजेपी विधायक प्रतिमा भौमिक ने छोड़ा विधायक पद। त्रिपुरा की धानपुर सीट से चुनाव जीती थी भौमिक। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लगा झटका, गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की याचिका की खारिज। तोशखाना मामले में जारी हुआ है इमरान की गिरफ्तारी का वारंट। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 79 अंकों की तेजी के साथ 57,635 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 13 अंकों की तेजी के साथ 16,986 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए बयान पर देश में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस खुलकर राहुल के समर्थन में है और सवाल पूछ रही है माफी क्यों, जब गलत कहा नहीं तो सरकार के आगे क्यों झुके। तो दूसरी ओर बीजेपी सांसद राहुल से माफी की मांग पर अड़े हैं और आज राहुल गांधी ने पूरे मामले पर अपना स्टैंड साफ कर दिया। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। जिस भाषा में सवाल होगा उस भाषा में जवाब दिया जाएगा, जहां से सवाल होगा जवाब भी वही मिलेगा। बीजेपी सांसद संसद में राहुल से माफी की मांग कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि राहुल ने ब्रिटेन में देश का अपमान किया है। संसद में किसी को अपनी बात नहीं रखने दी जा रही है क्योंकि हंगामा सत्ता पक्ष कर रहा है। विपक्ष का दावा है कि हमारे माइक बंद हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साफ कर चुके हैं कि राहुल गांधी किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगे और आज राहुल गांधी खुद मीडिया के सामने आए थे। उन्होंने कहा कि मैं पहले सदन में बोलूंगा, आज भी बोलने ही आया था, लेकिन सदन में पहुंचने के 1 मिनट बाद ही कार्रवाई स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी ने कहा, सदन में 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं। जैसे सदन में मंत्रियों को बोलने का मौका दिया गया है, उसी तरह से मुझे भी आरोपों का जवाब देने का मौका दिया जाए, मुझे भी सदन में बोलने दिया जाए। ये भारतीय लोकतंत्र की परीक्षा की घड़ी है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो मुझे बोलने देंगे। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अडानी और मोदी के बीच क्या रिश्ता है, देश जानना चाहता है। इस मामले में मैंने जो सदन में कहा उसे कार्रवाई से हटा दिया गया। सरकार और उनके मंत्री अडानी मामले से डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने पूरा तमाशा रचा है। अडानी और पीएम का रिश्ता क्या है, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट अडानी को क्यों दिया जा रहा है, देश ये सवाल पूछ रहा है। इससे पहले आज सुबह राहुल गांधी संसद पहुंचे और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। राहुल ने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं उसका जवाब देने के लिए मुझे सदन में बोलने का समय दिया जाए। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल को समय मिलेगा। राहुल गांधी को घेरते घेरते अब बीजेपी खुद राहुल के जाल में फंस गई है। बीजेपी अडानी मुद्दे पर भी फंसी नजर आ रही है। सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष ने सरकार को मुश्किल में फंसा रखा है। दोनों सदनों में बीजेपी के हंगामे के चलते कार्रवाई नहीं चल पा रही है, बार बार स्थगित हो रही है और इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर भी विपक्षी सदस्यों ने सवाल उठा दिए हैं। और आज क्या कुछ हुआ संसद में, देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे का सिलसिला लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। जहां मोदी सरकार राहुल गांधी के लंदन में दिए बयानों को लेकर माफी की मांग पर अड़ी है, तो वहीं विपक्ष ने अडानी मामले में हिंडनबर्ग के खुलासों को लेकर बीजेपी को घेर रखा है। विपक्षी दलों के नेताओं ने आज अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग को लेकर संसद में विरोध प्रदर्शन किया और मानव श्रृंखला बनाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मौके पर कहा कि जिस मांग को लेकर हमने कल विरोध प्रदर्शन किया था, आज भी वही है। दूसरी ओर राज्यसभा में बीजेपी और विपक्ष के बीच टकराव बना हुआ है। इसी दौरान एक मौके पर तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसद सभापति जगदीप धनखड़ के आसन के करीब पहुंच गए। सभापति ने इन सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी, लेकिन इसका कोई असर न होता देख उन्होंने बैठक ही स्थगित कर दी। दूसरी ओर लोकसभा में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने स्पीकर पर ही निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, पिछले 3 दिनों में स्पीकर ओम बिरला ने केवल बीजेपी के मंत्रियों को माइक पर बोलने की अनुमति दी और फिर संसद को स्थगित कर दिया। साथ ही एक भी विपक्षी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं मिली। लोकतंत्र को निशाना बनाया जा रहा है और लोकसभा स्पीकर फ्रंट से नेतृत्व कर रहे हैं। मैं इस ट्वीट के लिए जेल जाने को तैयार हूँ। महुआ मोइत्रा ही नहीं, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सदन में सरकार प्रायोजित व्यवधान के खिलाफ
पत्र लिखा और उनसे सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि विपक्षी सदस्यों को निष्पक्ष तरीके से अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाए। लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में अधीर रंजन चौधरी ने यह आरोप भी लगाया कि उनकी मेज पर लगा माइक पिछले 3 दिनों से बंद है और इससे राहुल गांधी के उस बयान की पुष्टि होती है कि भारत में विपक्षी सदस्यों के माइक बंद कर दिए जाते हैं। अडानी मुद्दे पर संसद से सड़क तक मचे सियासी घमासान से मोदी सरकार बैकफुट पर है। इधर महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है। उद्धव शिंदे विवाद पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां उद्धव की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की। तो क्या कहा कपिल सिब्बल ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। शिवसेना में हुई बगावत के मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने सुनवाई पूरी कर ली है। 9 दिनों तक दोनों पक्षों और राज्यपाल कार्यालय की ओर से वकीलों ने दलीलें दी। उद्धव ठाकरे की ओर से कपिल सिब्बल, देवदत्त कामत और अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए, तो शिंदे की ओर से महेश जेठमलानी, हरीश साल्वे और नीरज कौल ने दलीलें दी। राज्यपाल की ओर से पैरवी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सवाल किया कि अगर शिवसेना विधायक कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने से नाराज थे तो 3 साल तक क्या कर रहे थे। अगर शिवसेना में विधायकों के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह किया था तो इस पर राज्यपाल ने क्यों दखल दिया। सरकार 3 दलों की थी और 2 दल साथ थे, सिर्फ तीसरे में बगावत हुई थी तो फ्लोर टेस्ट का आदेश क्यों दे दिया गया। जवाब में तुषार मेहता ने कहा कि अगर सरकार के बहुमत पर संदेह है तो राज्यपाल का कर्तव्य है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए कहे। संविधान के अनुच्छेद 175(2) के तहत राज्यपाल का ये कर्तव्य भी है। उद्धव कैंप की तरफ से कोर्ट में कहा कि पार्टी की तरफ से बुलाई गई बैठक में शामिल न होकर शिंदे समर्थक विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया। इसके चलते वो विधायक बने रहने के अयोग्य हो गए थे, लेकिन कोर्ट के दखल के चलते उनकी सदस्यता बनी रही। राज्यपाल तभी बहुमत परीक्षण के लिए कह सकते थे जब किसी दल ने समर्थन वापस लिया हो। कोर्ट ने अगर आदेश जारी नहीं किया होता तो विधायक अयोग्य हो जाते। आज कपिल सिब्बल ने कहा कि ये कोर्ट के इतिहास का एक ऐसा मामला है जिस पर लोकतंत्र का भविष्य तय होने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर कोर्ट ने मध्यस्थता नहीं की तो लोकतंत्र ही मुश्किल में फंस जाएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में फिर किसी भी सरकार को टिकने नहीं दिया जाएगा। मैं इस उम्मीद के साथ अपनी दलीलें खत्म करता हूं कि आप राज्यपाल के आदेश को रद्द करें। महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता की आपसे उम्मीदें हैं। कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली और फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट के फैसले से तय होगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार रहेगी। उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से काफी उम्मीदें हैं, वहीं देश की नजरें भी सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। नजरें तो आज दिल्ली हाई कोर्ट पर भी लगी हुई थी। दरअसल आज दिल्ली हाई कोर्ट को तेजस्वी की याचिका पर सुनवाई करनी थी, जहां सीबीआई को कोर्ट के सामने कहना पड़ा कि वो तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करेगी। क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई से पेशी के लिए 3 समन मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने याचिका दायर की थी। जस्टिस दिनेश शर्मा के सामने सीबीआई समन का विरोध करते हुए यादव ने कहा कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूं, राज्य में बजट सेशन है, मुझे उसमें भाग लेना है, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मुझे यहाँ 1 दिन के लिए आने के लिए कहा जा रहा है। कोर्ट में तेजस्वी के पक्ष के बाद सीबीआई ने कहा कि तेजस्वी यादव को पहले भी समन किया गया है। इस मामले में हमारी चार्जशीट लगभग पूरी है, हम इसी महीने रिपोर्ट पेश करने की तैयारी में हैं। उस पर तेजस्वी यादव ने भरोसा दिलाया कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए तैयार हैं। हालांकि सीबीआई ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वो तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करेंगे। इसके बाद अब ये तय हो गया है कि 25 मार्च को व्यक्तिगत रूप से तेजस्वी यादव सीबीआई हेडक्वार्टर में पेश होंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट में तेजस्वी यादव के वकील ने तंज भरे अंदाज में कहा कि तेजस्वी यहां पेश हुए और जांच अधिकारी ने अगर अचानक से कह दिया कि हमें तो ऊपर से फोन आ गया, इसलिए हमें तो गिरफ्तार करना पड़ेगा, तब ऊपर के फोन को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। पता नहीं ऊपर से कौन फोन करता है। हालांकि सुनवाई के दौरान सीबीआई ने यह भरोसा दिलाया कि वो तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करेगी। तब जाकर तेजस्वी व्यक्तिगत पेशी के लिए राजी हुए। आपको बता दें, ये पूरा मामला लालू प्रसाद यादव के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने का है। आरोप है कि इसी दौरान बिहार में कई लोगों से रेलवे में नौकरी के बदले लालू परिवार ने जमीन ली। तेजस्वी यादव के सामने सीबीआई को भी झुकना पड़ा। घुटने पर तो इस वक्त कर्नाटक की बीजेपी सरकार भी नजर आ रही है। दक्षिण के एकमात्र राज्य कर्नाटक की सत्ता से भी बीजेपी की विदाई तय मानी जा रही है और इसका आभास राज्य की जांच एजेंसियों को भी हो गया है। यही वजह है कि अब तक विपक्ष को निशाना बनाने वाली जांच एजेंसियां अब सत्ता पक्ष के खिलाफ जमकर छापेमारी कर रही हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 2 महीने में ही होने हैं।
24 मई से पहले नई सरकार का गठन होना है। चुनावों से पहले जो तमाम सर्वे आ रहे हैं वो सत्ताधारी दल बीजेपी की परेशानी बढ़ा रहे हैं और साथ ही प्रशासनिक स्तर पर भी बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिख रही है, क्योंकि अब तक जो जांच एजेंसियां विपक्ष के नेताओं पर शिकंजा कसती दिखती थी, उनके रडार पर अब बीजेपी के नेता आ गए हैं। पहले बीजेपी विधायक मदन विरूपशप्पा के आवास पर लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा, 6 करोड़ रुपए कैश पकड़ा गया। विधायक के बेटे के कार्यालय से भी 2 करोड़ से ज्यादा मिले। विधायक के बेटे प्रशांत मदल को गिरफ्तार किया गया, इस समय वो जमानत पर हैं। तो अब छापा पड़ा है बीजेपी के विधान परिषद के सदस्य आर शंकर के ठिकानों पर। उनके ठिकानों पर कमर्शियल टैक्स विभाग ने रेड मारी है। हवेरी जिले के रानी बेनूर स्थित ठिकाने पर जब छापा मारा गया तो उनके गोदाम से 6000 साड़ियां और 9000 स्कूल बैग मिले। दावा किया जा रहा है कि ये सब चुनावों में बांटने के लिए लाए गए थे। इस पर सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, अगर ये सब झूठ नहीं है तो वो सभी संबंधित दस्तावेज दिखाकर अपना पक्ष सिद्ध कर सकते हैं। इस छापेमारी के बाद से ही राज्य में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या बीजेपी सरकार जाने वाली है। कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस के आगे बेदम नजर आ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर बढ़त बना ली है। महबूबा मुफ्ती का पुंछ के मंदिर में दर्शन करना और शिवलिंग पर जलाभिषेक करना बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। बीजेपी को लगता है कि ये उसके वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है। तो वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मंदिर में जाना उनका व्यक्तिगत मामला है, इस पर राजनीति ना की जाए। जम्मू कश्मीर में इसी साल चुनाव है, ऐसे में महबूबा के इस दांव ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पुंछ जिले के अपने दौरे के दौरान नवग्रह मंदिर में पूजा अर्चना की। पुंछ जिले के 2 दिवसीय दौरे पर आई पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख पुंछ सीमा पर नवग्रह मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने पूरे मंदिर का चक्कर लगाया और शिवलिंग पर जल भी चढ़ाया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में बनी यशपाल शर्मा की प्रतिमा पर पुष्प वर्षा भी की। वहीं महबूबा मुफ्ती का मंदिर जाना बीजेपी की जम्मू कश्मीर विंग को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि अपने इस कदम से महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर बढ़त बना ली है। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती की इस मंदिर यात्रा को राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। बीजेपी की जम्मू और कश्मीर इकाई के प्रवक्ता रणवीर सिंह पठानिया ने कहा कि 2008 में महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी ने श्री अमरनाथ श्री श्राइन बोर्ड को भूमि आवंटन का विरोध किया था। प्रदेश प्रवक्ता रणवीर सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की नौटंकी से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक नौटंकी बदलाव ला सकती तो जम्मू कश्मीर समृद्धि का आर्किटेक्ट होता। वहीं महबूबा मुफ्ती के मंदिर जाने का विरोध मुस्लिम धर्म गुरु भी कर रहे हैं। देवबंद के मौलाना असद कासमी ने कहा कि महबूबा ने जो किया वो सही नहीं है, वो इस्लाम के खिलाफ है। अब बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने जम्मू की एक बड़ी हिंदू आबादी को अपने पक्ष में करने की पहली चाल चल दी है, जिसका सकारात्मक असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। महबूबा के इस कदम से बीजेपी में हड़कंप मच गया है। उसे लगता है कि उसके हिंदू वोट बैंक में ये सेंध लगाने की कोशिश है। बुलेटिन के आखिर में बात किसानों के हल्ला बोल से परेशान शिंदे सरकार की। 5 साल बाद महाराष्ट्र में फिर हजारों किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर हैं। नासिक से चले किसान ठाणे पहुंच चुके हैं। किसानों का ये जत्था 18 मार्च को मुंबई पहुंचेगा। किसानों के इस पैदल मार्च से बीजेपी शिंदे सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। अखिल भारतीय किसान सभा और 2 मंत्रियों के बीच बुधवार देर रात हुई वार्ता के बाद महाराष्ट्र सरकार ने किसान संगठनों के साथ आगे की बातचीत जारी रखी है। उधर नासिक से मुंबई तक 174 किलोमीटर का लंबा मार्च आज चौथे दिन में प्रवेश कर गया। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और अन्य की दलीलों के बाद राज्य सरकार ने ठाणे में किसानों से मिलने के लिए मंत्रियों दादा भूसे और अतुल सावे को भेजा है। पहले दौर की बातचीत के बाद किसान संगठन के नेताओं जीवा पांडु गवित, अजित नवले ने कहा कि सरकार ने किसानों की 17 सूत्री मांगों में से 40% का जवाब दिया है। आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसान संगठनों से मुलाकात की है। संगठनों ने कहा है कि अगर राज्य की प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं रही तो लॉन्ग मार्च जारी रहेगा। इससे पहले महाराष्ट्र के किसानों ने मुख्यमंत्री के खैरात को ठुकरा दिया था। सरकार ने संकटग्रस्त प्याज की खेती करने वालों के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी देने की घोषणा की, जिससे नाखुश हजारों किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में सोमवार दोपहर से नासिक से मुंबई तक पैदल मार्च शुरू किया। अखिल भारतीय किसान सभा के नेता और 7 बार के पूर्व विधायक सीपीएम नेता जीवा पांडु गवित ने कहा कि विभिन्न किसान समूहों के साथ चर्चा के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का प्रस्ताव मंजूर नहीं है और लॉन्ग मार्च निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेगा। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से किसानों से मिलने की मांग की थी, जिसके बाद आज सीएम शिंदे ने किसान संगठनों से मुलाकात की है। संगठनों ने कहा कि अगर राज्य की प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं रही तो लॉन्ग मार्च जारी रहेगा। इससे पहले महाराष्ट्र के किसानों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से किसानों से मिलने की मांग की थी, जिसके बाद आज सीएम शिंदे ने किसान संगठनों से मुलाकात की है।
तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।